लगा दो। इसको ले लो। उसको लेना फोटो हमारी बेटी का। इधर ले लो। जाटेगा लो। छोटू, छोटू छोटू, छोटू जब बेटा है ए छोटू देखो देख लो क्या बोलते हैं। छोटू आओ जल्दी। एक 2 मिनट खाली हम इनको परिचय देंगे, तो शूट करिए इसे। देखो हमको लेकर के सर, बाकी तो तेरा अपना होशियार, ये शूट करने के लिए। हाँ ठीक है, साथ ही से आया। हाँ आया है ना। अब हम बैठते हैं। जी नमस्कार, मैं निर्भय पंछी यूट्यूब चैनल की ओर से आज आरा शहर के वशिष्ठ कॉलोनी में स्थित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिटायर्ड उपसमादेष्टा उपसमादेष्टा उप समाहर्ता समादेष्टा श्री वीएन सिंह तोमर जी के पास है और उनसे वर्तमान देश के हालात पे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि एक देश की सुरक्षा, खासकर सीमा पे सुरक्षा की कार्यभार संभालने वाले लंबे समय के अनुभव को लेकर के इनका देश के हालात पर क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पाठक जी का आभारी हूँ कि एक लंबे अंतराल के बाद उसे अपनी शारीरिक परिस्थिति के वजह से मैं आप सभी देश के महानुभावों, बच्चों, साथियों से अलग रहा, इसका मुझे हार्दिक दुख है। पाठक सामने वर्तमान परिस्थिति के ऊपर अपने विचार प्रकट करने की जो मुझसे एक अनुरोध या कहिए या उन्होंने इच्छा जाहिर की है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनको पूर्ण धन्यवाद। आप विश्वास करें,
मेरा मैं जो आपसे इस सब विषय के ऊपर मैं जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने इस पर कोई अध्ययन, मेरा कोई 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 बुक्स का या कोई ऐसा अध्ययन नहीं है जिसके जो मेरा आधार हो। लेकिन जो आज प्रत्यक्ष रूप में परिस्थिति को मैं 25 साल मेरे करीब करीब हो रहे हैं मेरे रिटायरमेंट के बाद जो अनुभव कर रहा हूँ, और जो प्रशासन या और जो भी चीज़ें हैं उसका मैं सूक्ष्म रूप से अवलोकन कर रहा हूँ, उससे मैं यही महसूस करता हूँ देश एक अजीब परिस्थिति से गुजर रहा है। और सबसे बड़ा बात है, अगर आप हर पहलू को लें, सामाजिक पहलू को लें, आर्थिक पहलू के लें, प्रशासनिक पहलू के लें, तो आप देखेंगे कि आप जहाँ तक आर्थिक स्थिति की का सवाल है, आज विश्व में किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि भारत वर्तमान सरकार के नेतृत्व में 5वें से 3रे पोजीशन पर आ, अथक प्रयास चलते रहा, लेकिन आप सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप के लिए आप जोर लगा, आप कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज वर्तमान साफ शब्दों में कहूँ, नरेंद्र मोदी ने जो करिश्मा दिखाया है, ये देशवासियों को समझना चाहिए। देशवासियों को जातिगत अपनी स्वार्थ के परिवेश से ऊपर उठकर इस देश की मिट्टी, आपके लिए ये देश की मिट्टी की बहुत गरिमा है। ये जननी जन्मभूमि स्वर्गातपि गरीयसी, आप भोजन प्राप्त कर रहे हैं, कौन दे रही है? ठीक है, आप कमाते हैं, चाहे सही ढंग से कमाएं या गलत ढंग से कमाएं, लेकिन ये जननी, ये जिसको आप भारत माता कहते हैं, आप उसको उसको विश्लेषण करते हैं, आपकी क्या अवधारणा है? वंदे मातरम कहें, भारत माता कहें, आप जो संज्ञा दें, लेकिन आज भोजन नहीं देते। वायुमंडल आपको हवा देती है, जल देती है, उससे आपसे कुछ मांगती नहीं। आप जिंदा है तो इस प्रकृति के चलते जिंदा है। इस देश के लिए, देश के प्रति आपको आभार व्यक्त करना चाहिए, आपको देश के लिए समर्पित होना चाहिए। और साफ शब्दों में कहे, ये दुर्भाग्य की बात है कि आज का देश का प्रथम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी, जिसके पास कुछ भी नहीं, जिसको अपने लिए उसका एक पैसे का स्वार्थ नहीं है, वो कहने के लिए मजबूर है कि मैं इजराइल जाऊंगा जमीन को नमस्कार करने, कि वहां एक भी गद्दार नहीं है। आप सोचिए कि जहां 55 मुस्लिम, 57 मुस्लिम कंट्रीज है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल का हमारे डिस्ट्रिक्ट की आबादी होती है, और उसने पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को जगह पर लाकर रख दिया। उसमें कितनी बड़ी विशेषता है। लेकिन आप, अफसोस की बात है कि आप उस प्रधानमंत्री को गाली देते हैं जिसको विश्व प्रथम दर्जे का नेता मानता है। इसका मतलब, अगर आप प्रधानमंत्री को गाली देते हैं तो अपने माँ बाप को भी गाली देते होंगे। आपका न कोई चरित्र है, ना आपका कोई संस्कार है, आप यहाँ की खाते हैं। अफसोस की बात है कि देश के राष्ट्रीय नेता, विरोधी पक्ष के नेता, और लेबनान में घटना घट रही है, आप यहाँ नारे लगा रहे हैं। जितना बड़ा प्रोसेसर लेबनान में निकला, आप निकाल रहे हैं। क्यों भाई? जबकि आपके यहाँ हमारे सैकड़ों सपूत देश के लिए कुर्बान हो गए। रावत ऐसे आदमी, इतना बड़ा जनरल काल ग्रसित हो गया, क्या उसके लिए आपने कुछ किया?
जहां तक और बातें कही, आप कलकत्ता कांड के लिए कुछ किया? आज बताइए, अफसोस, ये दुर्भाग्य की बात है इस विरोधियों को। ये तो अगर हम देशद्रोही कहें तो कोई शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो देशद्रोही है वो देश पर शासन करना चाहता है। अब दुर्भाग्य, इस देश का नागरिकों का ये देश के नागरिकों को सोचना चाहिए कि जो देशद्रोही है उसको आप गद्दी देना चाहते हैं, उसको क्या चाहते हैं आप? दोबारा यहाँ पाकिस्तान, एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? अरे आप अगर 25 करोड़ हैं तो 25 करोड़ आप एक छोटे भाई के नाते रहिए, मिलजुल कर रहिए। आप अलग स्टेट, अरे भाई आपको अलग स्टेट लेना है तो आप पाकिस्तान चल जाइए, कौन रोकता है? क्या कहा था प्रथम जिसको आप कहते हैं संविधान का अंबेडकर साहब, उसने बड़े साफ शब्द में कहा था कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो रहा है। उस तत्कालीन प्रशासनिक जो भी व्यक्ति थे, मैं एक छोटा सा अधिकारी, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जब धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ था तो ट्रांसफर ऑफ द सिटीजन ये होना अति अनिवार्य था। यहाँ के हिंदू वहाँ के हिंदू यहाँ थे, मुस्लिम यहाँ वहाँ जाते। 40 लाख मुस्लिम भाई हमारे नहीं कटते, 40 भाई मुस्लिम हमारे 40 लाख। और कहना नहीं चाहिए महात्मा गांधी की, मैं या पूरा देश उनको बापू मानता है, लेकिन मैं साफ शब्दों में कहूंगा कि अंग्रेजों के जाने के बाद 70 साल में कांग्रेसियों ने जिस देश पर कुशासन किया वो अंग्रेजों से भी बदतर था। जितने भी भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे जो सपूत हुए, जो फटी धोती पहन करके लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण किया था, ऐसे लोगों को दरकिनार कर दिया। एक फैमिली को हाईलाइट करने के लिए आपने सब कुछ कर दिया, सारी तिरंजलि कर दी। दुर्भाग्य की बात। अरे देशवासियों, ठीक कहा है आप, अफसोस की बात है, लेकिन अब आदित्यनाथ योगी या मोदी क्या करेंगे जबकि सारी प्रशासनिक व्यवस्था भ्रष्टाचार में लिप्त है। दुर्भाग्य की बात है कि यूपी में सिर्फ 30% आदमी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। 70% आदमी जानते हैं कि उन्होंने जो अवैध संपत्ति कमाई है, अगर उसने ब्यौरा दिया तो उस पर ईडी या सीबीआई या जो भी कहिए, जो भी संस्था है, उसके छापे पड़ जाएंगे। देश तो अकेला मोदी या योगी क्या कर लेगा? और पब्लिक जाति, हमको, मैं राजपूत हूं तो मैं राजपूत का फेवर करूंगा, चाहे राजपूत कितना बड़ा करप्ट हो। मुसलमान है तो मुसलमान करेगा। अरे भाई, मुसलमान हो चाहे राजपूत हो, इस पर तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए तुम्हारी इस देश की, जिसकी मिट्टी से तुम पल रहे हो। तुमको लेबनान खाना नहीं देगा, तुमको पाकिस्तान खाना नहीं देगा, तुमको चीन खाना नहीं देगा, तुमको ईरान खाना नहीं देगा। अरे जो तुमको खाना देता है, अरे मतलब मेरे शब्दों का मैं क्या बोलूं, बहुत गलत शब्द मेरे मुंह से निकलना चाहते हैं। तुम इतने बड़े गद्दार हो कि जिस मिट्टी को पले हो, जिस मिट्टी को, उसी के साथ गद्दारी करते हो। अरे भाई, तुम बोलते हो कि हम 25 करोड़ हम हो गए, तो भाई 25 करोड़ हो गए तो जरूर है तुम 20 शादियां करोगे, 100 बच्चे पैदा करोगे तो होगे तुम। एक तरफ हम सिपटते जब, अब तुम्हारा तो मनसा ही गलत है। अरे भाई, तुमको चाहिए तो चले जाओ, मुस्लिम कंट्री तो 57 है, 57 है, एडजस्ट कर लो अपने। लेकिन अगर रहना है तो एक नागरिक, अच्छे नागरिक की तरह हो, एक भाई हो। 47 में हम भाई थे, भाई की तरह हो, मित्र की तरह हो। इस बात को समझो कि देश तुम्हारा है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच होगा तो तुमने वो इस्लाम पाकिस्तान का झंडा फहराया होगा, तुमको शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे शर्म शब्द को तुम प्रदूषित कर रहे हो, क्योंकि न तुम्हारे पास प्रतिष्ठा है, न तुम्हारे पास
अब हम क्या बोले, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं शब्द में विराम देता हूँ। लेकिन आपको आप मेरा अनुरोध है कि मेरे विचार में एक फौजी जो बेबाक विचार प्रकट किया है उस पर चिंतन करिए, सोचिए। मातृभूमि ये तुम्हारी है, धरती तुम्हारी है, इसके लिए आपका समर्पण अनिवार्य है। आप इस देश को भ्रष्टाचार और जातिवाद में मत बांटिए। भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, खुदा के लिए, खुदा कभी नहीं कहता किसी का खून बहाओ। अगर तुमने मदरसे में खुदा का पाठ पढ़ाया होता तो आज तुम्हारी विसंगति नहीं होती, लेकिन तुमने उसको इंडोक्ट्रिनेशन कहते हो कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन है। आज जो तुम्हारा जनरेशन पैदा हुआ है वो जनरेशन और भी विस्फोटक है, क्योंकि तुमने ऐसा चीज पैदा किया है और जो तुमको नहीं, तुमको देश का पैट्रियट, देशभक्त पैदा करते, और तुम जातिगत। अफसोस की बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देखता है वो हिंदू धर्म के बारे में ऐसी बात बोलता है जो पागल आदमी नहीं बोलेगा, पागल भी नहीं बोलेगा। दुर्भाग्य है।